मैं सोच रहा था कि कर्मचारी अपने लिए कब बोलना शुरू करेंगे। ये लोग जब तनख्वाह की बारी आती है, जब सैलरी रुक जाती है, या जब इनको कोई अपनी मांग मंगवानी होती है ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो ये आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन जब मानवता खतरे में है तो ये कब बोलेंगे, ये देखने वाली बात थी। क्या ये सैलरी के लिए अपने शरीर को सरेंडर कर देंगे? क्या ये अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को सरेंडर कर देंगे? और ख़ास तौर पे एक महकमा जिसे हम शिक्षक कहते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं, और ख़ास तौर पे टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स जितने भी हैं, रिसर्चर्स, क्या वो अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे समाज के प्रति जो उनका बनता है? उनका काम था समाज को सच से अवगत कराना। लेकिन हुआ क्या, उन लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने की बजाय, अपने आसपास के लोगों को बचाने की बजाय, उन्होंने चमचागिरी में या भक्तगिरी में या किसी और गिरी में अपना वक्त ज़ाया किया और बहस की ये कि विरोध क्यों कर रहे हैं लोग। बहस की ये कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो है। सरकारों से सवाल नहीं पूछा और पूछना सिखाया नहीं अपने समाज को। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। टीचर्स की जिंदगी में बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अगर अगली बात आपसे कहूँ कि उनको करना क्या चाहिए था। उनको एक एक चीज़ सच पता करनी चाहिए थी, खुद से रिसर्च करनी चाहिए थी। लेकिन उन लोगों ने छुट्टी लगने के डर से, सैलरी कटने के डर से, और उनके ऊपर कोई एक्शन हो जाए इस डर से, उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार सौंप दिए। पहले तो बोलना छोड़ दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना शरीर सौंप दिया। जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है खुद के साथ रेप करवाने के लिए। ये काम उन लोगों ने किया कि आओ तुम हमारे शरीर में जो मर्जी चीज़ डाल दो, हमें बस महीने की सैलरी मिलनी चाहिए, हमें बस पैसे मिलने चाहिए। कुछ लोगों को बात समझ में आ गई, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए। तो भी यही मतलब है भैया कि आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, आपने सरेंडर कर दिया है। फिर भी 22,000 टीचर्स ने पहली डोज भी नहीं ली है, ऐसी खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी। 22,000 की संख्या बहुत बड़ी होती है, 5,000 भी बहुत बड़ी होती है। अगर कर्मचारियों को थोड़ी बहुत शर्म बची हो, अगर उनको अपने बच्चे और अपने शरीर बचाने हों, तो भैया जी निकल आइए बाहर। आपके पास नेतृत्व नहीं होगा, मैं समझता हूँ। आपके पास आपकी यूनियंस जो है वो सबने अपनी पार्टियों ने बनाई थी। कोई चौटाला की यूनियन है, कोई मायावती की यूनियन है, कोई हुड्डा की यूनियन है, संघ की भी यूनियन है। पुरानी यूनियंस जो थी, सर्व कर्मचारी संघ की, अध्यापकों की जो यूनियन हुआ करती थी, उसका रुतबा हुआ करता था, मुख्यमंत्री कांपता होता था उनसे। लेकिन फिर क्योंकि प्राइमरी के टीचर सबसे ज़्यादा थे, तो प्राइमरी की अलग से अलग अलग कोई हर यूनियन बनवा करके संघ बिठा दिए। आज एक भी आदमी अपने शिक्षक के लिए नहीं बोल रहा, अपने नौकरी, अपने कर्मचारियों के लिए नहीं बोल रहा। और हर कर्मचारी के साथ यही हालत है। आपके पास नहीं होंगे लीडर्स, हम आपको लीडर्स देंगे। हमारे पास हैं जो आपके बिहाफ पे बात करेंगे। हम आपको वकील देंगे, हम आपको योद्धा देंगे जो आपकी तरफ से लड़ेंगे, जो आगे छाती अड़ा के खड़े होंगे। आप लोग बुज़दिलों की तरह पीछे तो खड़े हो सकते हो। और अगर आपने अब तक नहीं लगवाया है तो मेरी गुजारिश है, आगे भी मत लगवाना और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इन्होंने मैंडेट पास किया है, सोमवार से केवल आपका जहर का प्याला पिए हुए लोग ही दाखिल होंगे, है ना? कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि ये कैसे रोकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता था कि ये ऐसे ही दौर गुजर जाएगा, और मैं लगातार बता रहा हूँ 2030 तक का प्लान है इनका। अगर सबने मिलके लड़ाई लड़ ली, तो ये थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ी तो ये 2032-35 तक चला जाएगा। अगर फाइट करी परमानेंट इस चीज़ को समझ के, तो ये थोड़ा पुश करके 2050 तक ले जाएंगे। तो इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अपने बच्चों को बोलना सिखाना पड़ेगा, रिसर्च करनी सिखानी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स को कैसे कैसे काबू किया जाता है, एक एक चीज़ को। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। अगर आपका डीडीओ, अगर आपका अफसर आपको घुसने ना दे तो क्या क्या कर सकते हो आप। एक चिट्ठी लिख सकते हो, उसमें 4 सवाल हैं। पहला,
हमने सुना है कि ये प्याला अभी ट्रायल पे चल रहा है और इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए ही अप्रूव हुआ है। ये पहला सवाल। दूसरा, इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और समाज में हम देखने को मिल रहा है कि अभी नरवाना में एक बच्चे की 24 साल के बच्चे की डेथ हो गई, अभी अग्रोहा में एक वृद्धा की हो गई, और ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिपोर्टिंग हो रही है अखबारों में, और हमें खुद भी पता चल रहा है, हमारे पड़ोस में भी लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तीसरी चीज़, भारत सरकार के आदेश के अनुसार ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। चौथी चीज़, मान लीजिए इससे कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मेरा डीडीओ होगा, मेरा डिपार्टमेंट होगा, भारत सरकार होगी, जो मंत्री ने साइन किया वो होगा। कौन होगा, कृपया करके बताएं। पांचवी चीज़, अगर मुझे कुछ हो जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, या अगर मुझे मेरी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में मेरे घर वालों को कितना मुआवजा मिलेगा और वो कौन देगा। कृपया करके ये 5 सवालों के जवाब दे दीजिए। मैं सेटिस्फाई होते ही मैं ये ले लूँगा। ये लिख के आप दे दीजिए, डायरी में चढ़ा दीजिए। उसके बाद वो आपको रोक नहीं पाएगा। उसके बाद भी वो रोकता है तो एक कंप्लेंट का लेटर है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मतलब कुछ लोगों को मैं अभी बोल रहा हूँ इस चिट्ठी के माध्यम से, सिर्फ हाय लिख के भेजने से, सिर्फ नमस्ते लिख के भेजने से, सिर्फ हेलो सर लिखने भेजने से मुझे समझ में नहीं आता कौन लोग हैं। फिर मुझे पूछना पड़ता है कौन, कहाँ से, किस लिए मैसेज किया। और इस पूरी प्रोसेस में अगर मान लो मेरे 3 मिनट भी ख़राब हो जाते हैं, या 2 मिनट भी अगर लग जाते हैं, या 1 मिनट भी लग जाता है, और डेली मुझे 500 लोगों को या 200 लोगों को जवाब देना पड़ता है, 100 लोगों को भी जवाब देना पड़ता है, तो सिर्फ ये पूछने में कि आप कौन है 2 घंटे लग जाते हैं। 100 लोगों का मतलब 100 मिनट हो गई ना भैया, 1 मिनट एक आदमी को दे दे। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, अपना नाम पहले लिखिए, कहाँ से हो वो लिख दीजिए, फिर आप कहाँ काम करते हो वो लिख दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन क्या लिखिए, लिख के व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए। कॉल नहीं करिए प्लीज़, जब तक कि मान लीजिए मेरी कल को मीटिंग है। कल जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि कल हमारी मीटिंग है भिवानी में, तो तिगड़ाना गांव में मीटिंग है हमारी। तो अगर तिगड़ाना के लोगों में से किसी एक को पूछना है कि सर आप कहाँ पहुँचे हो, तो वो एक सेकंड के लिए 10 सेकंड की कॉल है, वो कर सकते हैं वो। बट अगर आप इतनी इमरजेंसी नहीं है तो कॉल नहीं करना प्लीज़, मेरे को व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए। मैं ये सब बातें आपको 2 साल से बता रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, अब हो रहा है, तो मुझे कॉल करके ये मत बताइए कि सर ये तो सब मैंडेटरी कर दिया। अरे भैया ये होना था। अभी तो मैंने ये भी बताया कि आपके घरों में घुसकर ठोकेंगे, सड़क पे चलते चलते ठोकेंगे, आपकी बॉडी में चिप लगने वाली है, आपके दिमाग से कंट्रोल होने वाला है, आप दिमाग कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले हो। अगर आप नहीं माने तो आपको ये फिल्में लग सकता है, वेट कर लीजिए। लोगों को ये चिप जो वाला जो आइडिया है, ये भी लगता था कि ये जो मैंने चिप कहा था, ये भी ऐसा लगता था कि ये नहीं होगा, ये एवं ही बोल रहे हैं, लेकिन ये हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं जब भी चेक करूँगा भेज दूंगा। अभी भी 1000 से ज़्यादा मैसेजेस बिना रिप्लाई किए बचे हुए हैं, उनको रिप्लाई कर देंगे। रिप्लाई जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, नीचे से शुरू किया हुआ है, जब सबसे पहले किया हुआ है। कोई अर्जेंट है तो अर्जेंट में ऊपर लिख दीजिए मैसेज। और सबको अपना काम अर्जेंट लगता है वैसे, पर हमारे पास इतना कैपेसिटी भी नहीं है, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम ऐसे ही जितना हो सकता है उतने लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो और किसी को तो पड़ी भी नहीं है। एक मास्टर जी से कल बात हुई झज्जर से, वो मुझे कह रहे हैं कि हमने तो नहीं लगवाया है, हमने लगवाना भी नहीं है, लेकिन किसी को जागरूक भी नहीं करना है। वो कहते हैं कि कौन मानता है। अरे भैया जी, जो इंसान हैं वो मानते हैं, जो गधे हैं वो भक्ति के चक्कर में नहीं मानते हैं। आप ये मत कहो लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को समझ आ रहा है, गधों को समझ नहीं आ रहा है। वो उस टेलीविज़न के चक्कर में अंधा होकर के वो कर रहे हैं, वो करने दीजिए उनको। तो अगर मान लीजिए आपका डीडीओ फिर भी नहीं मानता है, तो हम आपको एक कंप्लेंट लेटर दे देंगे जो एसीपी के नाम पे होगा, जो अगर आपको कोई फोर्सफुली ये लगवाने के लिए ज़बरदस्ती करता है तो उसके ऊपर धारा 307 लगती है, जान से मारने की, और पूरा जो एक तरह से इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बिना आपको ये सब देने की। तो बिना जब ट्रायल वाली चीज़ आपके शरीर में घुसाना, दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू मर्डर एंड रेप। तो उसमें कई सारी धाराएं हैं
उसमें उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए, अपने डीडीओ के ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए। नौकरी के लिए शरीर को सरेंडर मत कीजिए। आपकी इच्छा है ठुकवाइए, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो स्टैंड लीजिए अपनी बात का। पता लगे कितने लोग स्टैंड लेने वाले हैं। ये दूसरा स्टेप है, उनके ऊपर कंप्लेंट करने वाला। कंप्लेंट का फॉर्मेट मैं भेज दूंगा, आपको चाहिएगा तो। तीसरा स्टेप, अगर ये तब भी नहीं मानते हैं, कंप्लेंट के बाद भी नहीं मानते हैं, कंप्लेंट होगी, एफआईआर तो होगी पक्का, 100% होगी, 2 अफसरों के खिलाफ हो गई, सब खींचे चले आएंगे। एक आदमी किसी का अभी गुजरेगा, किसी का बच्चा मरेगा उसकी गोद में, उस दिन वो नर्स ठुकेगी, उस दिन घर घर आना बंद कर देंगे। उस दिन डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करेंगे, वो बंद कर देंगे। जिस दिन अनिल विज के खिलाफ होगी एफआईआर, उस दिन वो बकवास करनी बंद कर देगा। तो ये तो आप डिपेंड करता है लोग कितना जल्दी स्टैंड लेंगे। ये अभी 2 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है। आप अभी कर लीजिए, कल भी हो सकता है। रोज मर रहे हैं इसके साइड इफेक्ट से, आप मत मानिए। इसके बाद ये है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप इसके अंदर ये है कि मान लीजिए ये तब भी नहीं आपको घुसने देते हैं, तो अपने दफ्तर के बाहर एक दरी बिछाइए, वहाँ एक बैनर लगाइए पीछे, उसका कंटेंट लिख लीजिए कि जब मैं नहीं चाहता हूँ तो मेरे शरीर के साथ ज़बरदस्ती क्यों हो रही है, जब ये मैंडेटरी है ही नहीं और मुझे ज़बरदस्ती अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो प्रोटेस्ट पे बैठिए। अगर आप बाहर धरने पर बैठते हैं और वो बोर्ड लगा रखा है वहाँ पर, तो उसके बाद हम आ जाएंगे वहाँ आपके साथ। लेकिन आपको पहले 1 दिन और 2 दिन तो फाइट अपनी करनी पड़ेगी ना खुद से। फिर उसके बाद हम चल पड़ेंगे, कौन कौन योद्धा हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के साथ हम आ जाएंगे। हम लड़ाई शुरू नहीं करेंगे, लड़ाई शुरू आपको करनी है, लड़ाई आपको लड़नी है। अगर आप बिकने वाले नहीं हो, अगर आप डरने वाले नहीं हो, तो आपकी लड़ाई को अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। एफआईआर हम कराएंगे, अनिल विज को जेल में हम भेजेंगे, आपके डीडीओ को जेल में हम भेजेंगे। लेकिन लड़ाई आपको लड़नी है, हमारी लड़ाई नहीं है। हमें तो कोई लगा नहीं सकता, हम तो जान से मार देंगे अगर कोई आ गया हमारे घर के बाहर को लगाने के लिए। हमने तो बोल रखा है, हमें जबरदस्ती लगाने की कोशिश की तो जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में आप मार सकते हो किसी को भी, और कानून है ये। इसलिए हम तो नहीं करेंगे, हम ना किसी को दिखाएंगे। अभी ये सारे मैंडेट चालू किए हैं, हम दिखाएंगे आपको आने वाले वक्त में। लेकिन अभी पहले हम ये देख रहे हैं कौन कौन लोग हैं जो अपने लोगों को मरते हुए देखकर भी चुप हैं। जो कैसे लोग हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, बाकी योद्धा बहुत हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। और उन योद्धाओं का साथ दीजिए, उनको बुलाइए, कितने सारे लोग हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम मदद करने के लिए भी आएंगे। लेकिन पहले लड़ाई आपको शुरू करनी पड़ेगी, हम केवल मदद करेंगे आपकी लड़ाई में। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और इस प्रोसेस में आपको समझ में आना चाहिए कि लड़ाई बड़ी लंबी है, छोटी नहीं है। इसलिए ये मत मान के चलिए कि सिर्फ एक लगवा लेने से पीछा छूट जाएगा। नहीं छूटने वाला है, आपका पीछा नहीं छूटने वाला है, कभी तक भी नहीं छूटने वाला है। तो धरने पे जब आप बैठोगे, उसके बाद सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सारी नौकरियों वाले बैठिए, किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप, आपकी ड्यूटी का टाइम 9 से 5 का है। आप दफ्तर में आए हैं, आपको उस एम्प्लॉय ने, आपके डीडीओ ने घुसने नहीं दिया है, तो आप बाहर बैठे हैं। आप वहां बकायदा अपना एक नई कॉपी लगा लीजिए, उसमें अपनी हाजिरी भरिए, और आसपास के जो लोकल दुकानदार हैं उनसे साइन करवा लीजिए कि मैं इस तारीख को यहां रहा और ये 4 गवाह रहे। ये सामने वाला दुकानदार मुझे देख रहा था कि मैं यहां था, मुझे मेरे अफसर ने अंदर जाने नहीं दिया। आप 6 महीने बाद भी फाइट जीतेंगे ना, अगर 6 महीने बाद भी, तो भी आप विनर होंगे और आपका जितना पैसा सेविंग वाला है सारा मिलेगा। मान लो आपने कोई लोन ले रखा और उसकी ईएमआई जाती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। वो चीजें बिक भी जाएंगी ना, शरीर बचा रहेगा, आपके शरीर की डिग्निटी बची रहेगी, आपकी ऑटोनॉमी बची रहेगी, ऑनोटॉमी बची रहेगी, ऑटोनॉमी भी बचेगी और ऑनोटॉमी भी बचेगी। आपका अंदर का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम बचेगा। आप ट्रांसह्यूमन बनने से बचोगे, आप एक प्रोडक्ट बनने से बचोगे। बिल गेट्स का अधिकार हो जाएगा जिस दिन आपके शरीर में इसकी सुई गई। तो आप इस चीज़ को समझिए, अपने लिए फाइट कीजिए, अपने बच्चों के लिए फाइट कीजिए, और इस फाइट में हम लोग जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मानवता इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है।